हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दिस इज महेंद्र संगानी एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मैथ इज एवरीवेयर। ओके, सो स्टूडेंट, this is what my 19th video lecture for this chapter matrix. In my 17th video lecture I have given some questions of this chapter, some important MCQs. Some of the solutions I have given already to you by 18th video lectures, and the rest of solutions I am giving you right now by this video. Okay, so let's continue with the question number 22. If A is this matrix and ABC belongs to capital R, small abc multiplication of ABC equal to 1, A into A transpose equal to 4i. By mistake they have taken 64i. We cannot get answer by this value from this option. A transpose equal to consider as 4i, and determinant of A is always positive considering that also. Then find this one. Okay, here what we can think, the first step we can think also by this way. Let's put A over here and A transpose over here. It means कि ये A जो है इसका मैट्रिक्स पूरा का पूरा यहाँ पे रख दो एंड A ट्रांसपोज बना के उसको यहाँ पे रख दो एंड देन मल्टीप्लाई इट एंड देन कंपेयर इट विथ 4i. दैट इज व्हाट यू कैन डू. फ्रॉम देयर यू विल गेट इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ ABC बाय कंपैरिजन, क्योंकि अगर A एंड A ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन करोगे डेफिनेटली यू विल फाइंड मैनी इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ ABC. एटलीस्ट 9 इक्वेशन यू विल फाइंड. आउट ऑफ दैट 9 इक्वेशन द बेस्ट 3 इक्वेशन सिलेक्ट करो और वो तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके ABC की वैल्यू फाइंड करो एंड देन यू कैन पुट इट ओवर हियर एंड दैट इज व्हाट योर आंसर यू विल गेट फ्रॉम देयर. So this is what the common method that we can follow whenever we find this kind of situation. But here we can also choose another way, like say A transpose equal to 4i. Let's have determinant at both side. Okay, so A into A transpose को दोनों साइड डिटरमिनेंट दे दिया. ये डिटरमिनेंट को स्प्लिट कर सकते हैं दोनों मैट्रिक्स के अंदर, कर दिया. फिर ये 4 डिटरमिनेंट से बाहर निकलेगा तो पावर के साथ निकलेगा. कितना पावर? जितना ऑर्डर होगा उतना, है ना. तो यहाँ पे ऑर्डर कितना है भाई? तो ऑर्डर यहाँ पे है 3. तो ऑर्डर 3 है, दैट इज 3 क्रॉस 3, इसलिए हमने 3 पावर के साथ बाहर निकाला. ठीक है. सो 4 क्यूब इंटू डिटरमिनेंट ऑफ i. से डिटरमिनेंट ऑफ i इज ऑलवेज 1, दैट वी नो वेरी वेल, है ना. वो भी मैंने डिटरमिनेंट वाले थोड़े बहुत कंसेप्ट मैंने जब पढ़ाए थे वहाँ पे समझा दिया था कि भाई अगर ये समझ लो कोई मैट्रिक्स है, ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है इसका अगर डिटरमिनेंट फाइंड करना जाओगे तो यू विल फाइंड आंसर 1, है ना. सो डिटरमिनेंट तो हमेशा ही 1 हो जाएगा i का. ठीक है. फिर वो i 2/2 का हो या 3/3 का हो या फिर 4/4 का हो, दैट इज ऑलवेज वर्क. देन 4 क्यूब इक्वल टू 64. फिर डिटरमिनेंट, हाँ, डिटरमिनेंट A ट्रांसपोज इक्वल टू अगेन डिटरमिनेंट A y, बिकॉज वो भी मैंने वहाँ पे डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी में बताया था कि कभी भी हम मैट्रिक्स में रो से कॉलम में इंटरचेंज कर लेते हैं तब हमको A ट्रांसपोज मिलता है. उससे डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना. ज़्यादा डिटेल में हम वैसे भी चैप्टर 4 में पढ़ने वाले हैं कि रो से कॉलम में इंटरचेंज करने पे डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा. दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट. ओके, सो डिटरमिनेंट A इंटू डिटरमिनेंट A इक्वल टू 64, डिटरमिनेंट A स्क्वायर इक्वल टू 64, हैंस डिटरमिनेंट A इक्वल टू प्लस और माइनस 8. यहाँ पे इसका यूज़ हुआ कि एस डिटरमिनेंट A इज ऑलवेज पॉजिटिव, लेट्स कंसिडर पॉजिटिव 8 ओवर हियर. नाउ अब यहाँ से कैसे आगे बढ़ सकते हैं? तो जैसे ये A मैट्रिक्स दिया है तो इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू हमको, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू हमको मिल गई, है ना, विच इज़ 8. सो चलो सबसे पहले इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं ABC के फॉर्म में. तो इसको सॉल्व किया जाए, इसको मेरे ख्याल से एक्सप्लेन किया जाए, आगे बढ़ाया जाए. तो क्या कर सकते हैं इसमें? जैसे ये 3a है, मतलब एक्सपांड किया जाए, सॉरी एक्सप्लेन नहीं, एक्सपांड किया जाए तो 3a ये वाली रो एंड कॉलम को ढक के जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं वही ऑपरेशन से हमने यहाँ पे डिटरमिनेंट A की वैल्यू बनाई. ठीक है. बाय सिंप्लीफिकेशन ये ABC की वैल्यू है जो हमने यहाँ पे 1 दी थी हमको, वो यहाँ पे रख दी एंड थोड़े बहुत सिंप्लीफिकेशन किया तो इस तरह की पैटर्न हमको मिली जिसमें ABC की वैल्यू 1 रख दी. देन वी हैव फाउंड A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब. ये रिलेशन डायरेक्टली हमको मिल गया. सो उसको हम सब्जेक्ट बना के उसकी वैल्यू फाइंड की तो मिल गई 7 एंड उसका क्यूब पूछा है उसने,
है ना, दे हैव आस्क्ड क्यूब फॉर दिस, सो दैट बिकम्स ऑटोमेटिकली 21/7 का इसका क्यूब बनाएंगे तो 1 मिनट, हाँ ओके, तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब होल क्यूब इक्वल टू 7 क्यूब, ठीक है, दोनों साइड क्यूब दे दिया, देन विल गेट दिस वैल्यू 343, वही हमको यहाँ पे पूछी थी, वापस वही सिचुएशन, रुको, ओके वही क्यूब पूछा था, ठीक है। सो बाय दिस वे वी कैन इजीली गेट अवर आंसर। ओके, क्वेश्चन 23, 3x3 matrix A satisfied this equation, okay, then if a raised to 5 equal to a capital A plus bi, then find 2a minus 3b। इट मीन्स कि हमको ये a एंड b फाइंड करना पड़ेगा ना इसके अंदर रखने के लिए। इट मीन्स कि हमको a रेस्ट टू 5 मैट्रिक्स फाइंड करना पड़ेगा, वो भी इस तरह के फॉर्म में, कैपिटल A एंड I के फॉर्म में। सो यहाँ पे हमको मैक्सिमम a स्क्वायर की वैल्यू मिल सकती है ना, वो भी किसके फॉर्म में, a एंड I के फॉर्म में, बट वी नीड a रेस्ट टू 5 इन फॉर्म ऑफ कैपिटल A एंड I, एज यू कैन सी। सो अब इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाए, तो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ। जैसे a स्क्वायर हमको मिल गया यहाँ से, a स्क्वायर को सब्जेक्ट बना के फिर a क्यूब को फाइंड करो, तो a क्यूब कैसे फाइंड किया जाता है, a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी दी है यहाँ पे 5a माइनस 7i इंटू a, फिर मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो 5a स्क्वायर माइनस 7ia हो गया। फिर a स्क्वायर की जगह वापस वहाँ पे यहाँ से वैल्यू रख दो 5a माइनस 7i, है ना, 5 इंटू a स्क्वायर की वैल्यू वापस रख दो 5a माइनस 7i माइनस 7a, क्लियर। फिर ये मल्टीप्लाई कर लो 25a माइनस 5 7 35i माइनस 7a, सो 25a में से 7a जाएगा तो कितना बचेगा, 18a माइनस 35i। सो बाय दिस वे वी गेट वैल्यू ऑफ a क्यूब इन फॉर्म ऑफ a एंड i, बट व्हाट वी नीड a रेस्ट टू 5 इन फॉर्म ऑफ a एंड i। सो लेट्स अगेन जंप इनटू a रेस्ट टू 4, बट a रेस्ट टू 4 की जगह डायरेक्टली a रेस्ट टू 5 भी फाइंड कर लोगे तो चल जाएगा। क्यों, क्योंकि a रेस्ट टू 5 के लिए क्या चाहिए, a क्यूब एंड a स्क्वायर एटलीस्ट, तो a क्यूब की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड कर ली है, a स्क्वायर की वैल्यू भी हमने ऑलरेडी फाइंड कर ली है, तो लेट्स पुट दोज बोथ वैल्यू, है ना। अब इसको अगेन मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट विथ फर्स्ट, फर्स्ट विथ सेकंड, सेकंड विथ फर्स्ट एंड सेकंड विथ सेकंड, तो 18 इंटू 5 दैट इज 90a स्क्वायर, 18 इंटू 7 सॉरी 35 इंटू 5 ये लिखा है 175, ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने से जो आंसर मिला वो यहाँ पे लिखा है, एंड 18 इंटू 7 दैट इज 126a नेगेटिव में, एंड 35 इंटू 7 दैट इज 245 पॉजिटिव में, है ना, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव i स्क्वायर, ओके। फिर 90 अगेन a स्क्वायर क्रिएट हुआ, तो a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से रख दी वापस 5a माइनस 7a, क्योंकि हमको जिस हिसाब से आगे बढ़ना है उसमें a मतलब जितने हो सके उतने पावर कम करते जाने हैं। तो अगर a स्क्वायर कहीं पे दिखाई दे तो उसको a के फॉर्म में लिख लो, वापस कहीं पे अगर a स्क्वायर क्रिएट होता है तो वापस उसको ये वाले रिलेशन से नीचे उतार लो, है ना, पावर कम कर लो, ठीक है। सो ये a स्क्वायर की वैल्यू रख दी, ये 175 126 का एडिशन 301, बाकी सब कुछ एज इट इज, आई स्क्वायर इक्वल टू आई ही होता है, वो तो पता है सबको, आई रेस टू एन इक्वल टू आई, है ना, आई क्यूब इक्वल टू भाई आई रेस टू 1000 ले लो तो भी आई ही आता है, ठीक है। देन अगेन इसको मल्टीप्लाई कर लिया एंड बाय सिंप्लीफिकेशन वी गेट दिस वैल्यू, ओके, ए रेस टू 5 की, बस कंपेयर कर लो वहीं से, ये स्मॉल ए प्लस बी ए, उससे कंपेयर करने से स्मॉल ए की और स्मॉल बी की वैल्यू मिल जाती है, और ए एंड बी एक बार मिल गया तो उसको यही रिलेशन में रख दो जिसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। बाय दैट वे वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ 2a माइनस 3b विच इज़ 1453 विच इज़ ऑप्शन बी। क्लियर, ये भी सिंपल था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 24 में। ये क्वेश्चन वैसे तो इजी है, बस बॉक्स x क्या है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो दिखाया है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देन द वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करनी मतलब मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है। ये कभी भी कंफ्यूजन मत रखना, मतलब मैट्रिक्स की भी कुछ वैल्यू होती है। मैट्रिक्स डजंट हैव डायरेक्ट वैल्यू। मैट्रिक्स तो क्या है, मैट्रिक्स इज जस्ट अरेंजमेंट, मैट्रिक्स इज जस्ट एन अरेंजमेंट ऑफ सम नंबर्स। मैट्रिक्स तो क्या बोल सकते हैं, मैट्रिक्स तो सिर्फ नंबरों के अरेंजमेंट है, बट उसकी वैल्यू अगर फाइंड करनी हो तो हमको ऑलवेज डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी होती है, ठीक है। सो जैसे सबसे पहले बॉक्स ई, तो बॉक्स ई की वैल्यू क्या होगी, तो ई की वैल्यू क्या है, अप्रोक्सीमेटली 2.718 समथिंग समथिंग समथिंग, ये तो इरेशनल नंबर है, आगे बढ़ते ही जाएगा, बट उसके बॉक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, तो 2 से 3 के बीच में आने वाले सभी नंबर के बॉक्स का आंसर 2 ही होता है, वो तो हमको पता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर बॉक्स 5 है, बॉक्स 5 स्क्वायर माइनस 6 है, बस यही 3 तरह के हैं यहाँ पे सभी एलिमेंट। सो तीनों की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, पाई के बॉक्स की वैल्यू 3.1, फिर आगे बढ़ते बढ़ते जिसका बॉक्स बना देते हैं हम 3।
एंड 5 स्क्वायर माइनस 6, तो पाई स्क्वायर की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली मैंने फाइंड की 3.14 का स्क्वायर करके, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 9.61 माइनस 6, तो ये सब्ट्रैक्शन बन जाता है 3.61 समथिंग, उसका भी बॉक्स क्या आ जाएगा 3। ठीक है, तीनों की वैल्यू इसके अंदर रख दी मैंने, तो ये मैट्रिक्स बिकम दिस वन। उसको चलो मैंने ए एज्यूम कर लिया, तो मुझे अब ये ए मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बस इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कर लो बाय दैट एक्सपांशंस एंड वी कैन इजीली फाइंड दैट वैल्यू फाइनली -8, विच इज ऑप्शन डी। क्लियर? लेट्स हैव क्वेश्चन 25। इस 25 क्वेश्चन में क्या है, मैट्रिक्स ए गिवन i प्लस ए इंटू आई माइनस ए होल इनवर्स इक्वल टू व्हाट। अब कोई स्टूडेंट सोचेगा सर इसकी वैल्यू तो डायरेक्टली हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या? तो नहीं लिख सकते, जैसे आदत हो जाती है ना कि a इंटू बी इनवर्स हो जाता है, तो कभी हम लिख देते हैं बी इनवर्स ए इनवर्स, ऐसे इनवर्स को अंदर देने की आदत हो जाती है। तो कभी कोई बंदा सोचेगा सर इसका तो फिर इसको भी ये रिवर्स ऑर्डर में लिख लेना, चलो ऐसे ऐसे करके कि चलो ये a इनवर्स को यहाँ पे आगे लिख दे और i को पीछे लिख दे। ऐसी कोई रिवर्स वाली प्रोसीजर इसमें लगती नहीं है। तो फिर इसको कैसे सोल्व किया जाए? सो i माइनस ए होल इनवर्स, तो उसको फाइंड करने का एक ही रास्ता है, इसको ऐसे डायरेक्टली हम इनवर्स नहीं दे सकते, ठीक है, ऐसे हम नहीं कर सकते। तो फिर i माइनस ए सेपरेटली फाइंड कर ले, फिर उसका जो भी मैट्रिक्स है उसका इनवर्स फाइंड कर ले। ठीक है, तो मुझे ये दोनों चीज़ों को सेपरेटली फाइंड करना पड़ेगा एंड देन आई जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई दिस टू थिंग्स। ओके, सो लेट्स फाइंड फर्स्ट i प्लस ए। आई मैट्रिक्स तो पता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एंड ए मैट्रिक्स इज गिवन, दोनों का एडिशन करने से मुझे ये वाला मिल गया, उसको मैंने इक्वेशन 1 दे दिया। फिर i माइनस ए पहले फाइंड किया, तो i की वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दिया और माइनस करके a मैट्रिक्स जो गिवन मैट्रिक्स में है वो लिख दिया। देन बाय सब्ट्रैक्शन आई गेट दिस वन। अब मुझे i माइनस ए का जो ये आंसर मिला ये मैट्रिक्स का, उसी का इनवर्स फाइंड करना है। तो अगर मुझे इसका इनवर्स फाइंड करना हो तो मुझे पता है प्रोसीजर क्या है, 1 बाई डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट a, है ना। तो डिटर्मिनेंट a क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 0 -2 इंटू -2 दैट इज 0 + 4 इंटू एडजॉइंट a, और एडजॉइंट a में क्या होता है पता है ना, ये जो है इसको क्रॉस में इंटरचेंज कर लो एक दूसरे से, तो ये हो गया 2 0, और ये दोनों की साइन चेंज कर लो, जैसे ये -2 बनता है 2 और ये 2 बन जाता है -2। सो दिस इज व्हाट एडजॉइंट ऑफ ए। अब ये बन गया फाइनली हमारा i माइनस ए इनवर्स का आंसर 1/4 इंटू दिस मैट्रिक्स। ओके, नाउ फ्रॉम 1 and 2 व्हाट आई नीड टू फाइंड, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो 1 से i प्लस ए की वैल्यू ली और 2 से मुझे ये इसकी वैल्यू मिली, दोनों की वैल्यू यहाँ पर रख दी। 1/4 तो कांस्टेंट है, उसको बाहर रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं। तो ये दोनों मैट्रिक्स को डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया जाए तो मुझे ये वाला मैट्रिक्स मिलेगा, है ना। ये 4 - 4 0, ये 4 और नीचे से 4 ये आएगा 4/4 1, फिर ये -4 डिवाइडेड बाई 4 यहाँ से मिला तो -1, ये -4 डिवाइडेड बाई 4 बिकम्स -1। सो बाय दैट वे आई कैन गेट आंसर एज 0 1 -1 -1 विच इज ऑप्शन बी। ओके, now let's have question number 26. if a equal to this a 1 1 1 1 and a raised to 100 फाइंड करना है। मैंने बताया था जब भी बड़े पावर फाइंड करना हो या फिर a raised to n जैसा कुछ फाइंड करना हो तो हमको ऑलवेज आगे बढ़ते जाना है, a से स्टार्ट करना है, फिर a स्क्वायर a क्यूब a raised to 4 फाइंड करते जाना है। एट 1 प्राइम वी ऑलवेज फाइंड दैट देयर इज सम पैटर्न, यहाँ पे कुछ पैटर्न दिखाई दे रही है तो उसके बेस से हम a raised to n फाइंड कर सकते हैं, अल्टीमेटली a raised to 100 फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैंने a स्क्वायर फाइंड किया, आई गेट दिस आंसर 2 2 2 2, है ना। इसको देख के मत बना देना कि चलो a raised to 100 क्या हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे 2 है तो सभी जगह 2 है, तो a raised to 100 में क्या होगा, तो 100 100 100 100 ऐसा नहीं होता है ना। तो फिर ये अगर ऐसा करेंगे तो एक भी ऑप्शन नहीं दिखाई देगा आंसर में। फिर एक क्यूब बनाओ, एक क्यूब में a स्क्वायर इंटू a करने से आंसर मिला 4 4 4 4, अच्छा है। चलो और एक पैटर्न देख लेते, a raised to 4 बनाया एक क्यूब इंटू a करके, एक क्यूब की वैल्यू और a की वैल्यू बना के दोनों को मल्टीप्लाई करके मुझे मिला 8 8 8 8। तो यहाँ पे कुछ पैटर्न दिखनी चालू हो गई। देखो अगर 4 पावर किया तो सभी में 2 क्यूब 2 क्यूब 2 क्यूब 2 क्यूब आया। इट मीन्स कि यहाँ पे एक क्यूब में क्या होता था, ये 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर, है ना। तो a स्क्वायर में क्या है 2 raised to 1 2 raised to 1 2 raised to 1 2 raised to 1। तो इट मीन्स व्हाट कि जितना पावर यहाँ पे है उससे यहाँ पे एक पावर कम है ना। यहाँ पे 3 पावर है तो यहाँ पे 2 स्क्वायर, देखो यहाँ पे 4 पावर है तो यहाँ पे 2 क्यूब। इट मीन्स व्हाट कि अगर मैं a raised to 100 ले लूँ तो यहाँ पे एक पावर कम होगा, 2 raised to 9 2 raised to 9 2 raised to 9 2 raised to 9, बस 2 raised to 9 कॉमन निकाल दो सभी में से, बन गया 1 1 1 1। तो ये तो क्या है, तो ये मैट्रिक्स A है। सो 2 raised to 9 इंटू A दैट इज ऑप्शन A, सिंपल सा है। ओके,
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 27। तो ये क्वेश्चन में क्या है, इफ़ a इक्वल टू 1 10x माइनस 10x1 इज गिवन एंड a ट्रांसपोज इंटू a इनवर्स फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। a ट्रांसपोज तो इजीली मिल जाता है बाय जस्ट ट्रांसफरिंग और इंटरचेंजिंग रो इनटू कॉलम, एंड a इनवर्स, तो a इनवर्स फाइंड करने की प्रोसीजर हमको पता है, एडजॉइंट a बाय डिटरमिनेंट a। डिटरमिनेंट a की वैल्यू क्या होगी, तो ये इसके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 माइनस ऑफ माइनस 10x इंटू 10x दैट इज माइनस माइनस प्लस 10 स्क्वायर एक्स, सो 1 प्लस 10 स्क्वायर, और ये एडजॉइंट a क्या होता है पता है ना, इसको इंटरचेंज करो ताकि ये 1 1 ही रहे, और इसकी साइन चेंज करो तो ये 10x बन जाता है माइनस 10x, और ये माइनस 10x बन जाता है प्लस 10x। ठीक है, सो अब फाइनली 1/1 प्लस 10 स्क्वायर, 1 प्लस 10 स्क्वायर नीचे तो बन जाता है सेक स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो कोस स्क्वायर। तो ये फाइनली हमको a इनवर्स मिला, और a ट्रांसपोज तो हमको ऐसे भी इजीली मिल जाता है बस बाय चेंजिंग रो इनटू कॉलम। तो दोनों की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख ली। ठीक है, a ट्रांसपोज बनाया और a इनवर्स की वैल्यू यहाँ पे रख ली। कोस स्क्वायर तो कांस्टेंट है, आगे ले लिया। तो ये दोनों चीज़ का मल्टीप्लिकेशन किया, व्हाट आई गेट, रो इनटू कॉलम करके मुझे ये मैट्रिक्स मिला। देन आई जस्ट मल्टीप्लाई दिस कोस स्क्वायर डायरेक्टली इनटू दिस होल मैट्रिक्स। ये कोस स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करने से क्या बना, देखो ये कोस स्क्वायर इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर इंटू 1 दैट इज कोस स्क्वायर, एंड कोस स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर विच इज साइन स्क्वायर। अगर नहीं पता हो तो आप अलग से कैलकुलेशन कर सकते हो कि कोस स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर क्या होता है। तो कोस स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर मीन्स कोस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर कैंसल, सो आई गेट साइन स्क्वायर। ठीक है, सो कोस स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर बन जाता है साइन स्क्वायर, हो गया। तो पहला कोस स्क्वायर इंटू 1 दैट इज कोस स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर बिकम साइन स्क्वायर। ठीक है, फिर कोस स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाता है, तो यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ, 2 10x इंटू कोस स्क्वायर इतना, ये का इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 2 sin x बाई कोस एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, एक कोस कैंसल तो बचा क्या, 2 sin x कोस एक्स। ठीक है, तो ये भी बन गया सिंपल सा 2 sin x कोस एक्स नेगेटिव में। ओके, सिमिलरली अगेन कोस स्क्वायर इंटू 2 10x बन जाता है 2 sin x कोस एक्स, एंड अगेन 1 माइनस 10 स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर बन जाता है आगे जिसमें यहाँ पे हुआ था ये वाला, वही कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ओके, अब कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बन जाता है कोस 2x, दैट वी नो फॉर्मूला फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 4 ट्रिगोनोमेट्री। 2 sin x cos x दैट इज sin 2x। तो सबकी वैल्यू रखने पे मुझे आंसर दिखाई दिया ऑप्शन बी, यही मेरा ऑप्शन है बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। If A equal to this matrix, then find I plus 2A plus 3A square plus 4A cube up to infinite। oh, ऐसे इनफाइनाइट टर्म तक अगर जाना हो और सबकी वैल्यू फाइंड करनी हो तो डेफिनेटली हमारे माइंड में एक ट्रिक तो आनी ही चाहिए कि इसमें A के पावर बढ़ाते जाएंगे तो सबकी वैल्यू तो क्रिएट नहीं होने वाली है। मतलब कहीं ना कहीं पे अगर A का कुछ पावर बढ़ाए तो जीरो आ जाने वाला है, क्योंकि जीरो आएगा तभी आगे वाले सभी टर्म जीरो हो जाएंगे, तभी तो हम सबका एडिशन कर सकते हैं। ऐसी कुछ ना कुछ हिंट बन जानी चाहिए, ऐसा कुछ ना कुछ होगा यहाँ पे, या फिर ये कोई सीरीज होगी वो कोई जीपी वाली सीरीज होगी, या फिर इस तरह की कोई सीरीज होती है। वैसे यहाँ पे कोई जीपी या एपी नहीं है, तो हम इजीली सोच सकते हैं कि भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी हिंट होनी चाहिए जिसकी वजह से ए का पावर बढ़ा है तो आंसर जीरो हो जाना चाहिए और बाकी के सभी टर्म जीरो हो जाएंगे। तो मैंने ए स्क्वायर फाइंड किया सबसे पहले, ए इंटू ए करके, तो मुझे ए स्क्वायर की वैल्यू ही जीरो मैट्रिक्स मिल गई। इट मीन्स व्हाट कि ए स्क्वायर अगर जीरो है तो ए क्यूब भी क्या हो जाता है, देखो ए क्यूब इज ऑल्सो इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए, और ए स्क्वायर जीरो है तो जीरो इंटू ए बन जाता है जीरो मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज क्या आता है, जीरो। सो ए रेस टू 4 भी जीरो, ए रेस टू 5 भी जीरो। इट मीन्स कि ए रेस टू एन जीरो फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब एन की वैल्यू 2 या 2 से ज़्यादा ले, मतलब ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए रेस टू 4 सभी के लिए आंसर जीरो आता है। तो यहाँ पे सिंपल हो गया, ये ए स्क्वायर से आगे बढ़ने वाली जितनी भी चीज़ें हैं सभी जीरो हो गई। तो मुझे इसकी वैल्यू क्या मिल गई, अल्टीमेटली आई प्लस 2a, है ना। मुझे सिर्फ आई प्लस 2a ही फाइंड करना है। तो आई प्लस 2a क्या होगा, तो आई तो पता है मैट्रिक्स प्लस 2 इंटू ए मैट्रिक्स तो गिवन है क्वेश्चन में, बस रख दो दोनों की वैल्यू एंड सब सिंप्लीफिकेशन कर लो, यू विल गेट योर आंसर ऑप्शन सी। ओके, then question number 29, if a matrix X and skew symmetric matrix Y satisfied this equation। ये तो हमको पता है, हमने ऑलरेडी एनसीईआरटी की बुक में इस तरह के क्वेश्चन देख लिए कि किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एडिशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। A इज ऑलवेज इक्वल टू 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। ये वाला होता है वो क्या होता है, सिमेट्रिक, और ये वाला क्या होगा, हमेशा ही स्क्यू सिमेट्रिक। तो
मुझे फाइंड करना है x, मतलब इसका जो भी सिमेट्रिक वाला पार्ट है इसको अगर x प्लस वाई के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए तो उसमें जो x वाला पार्ट दैट इज सिमेट्रिक वाला पार्ट है वो मुझे फाइंड करना है। तो मुझे सिर्फ x की ही वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब x की वैल्यू क्या होगी, तो 1/2 a प्लस एन ट्रांसपोज, जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो। तो इसकी वैल्यू अलग से फाइंड करते हैं, चलो। हाँ, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स x इक्वल टू 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज। अब a मैट्रिक्स तो दिया है क्वेश्चन में, हाँ दिया है, और ए ट्रांसपोज भी बाय इंटरचेंजिंग रो एंड टू कॉलम फाइंड कर सकते हैं। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू, ए वैल्यू रखा है, ए ट्रांसपोज रखा, मतलब बाय चेंजिंग रो इनटू कॉलम। 167 को कॉलम में लिखा, 259 को भी कॉलम में लिखा, और 348 को भी कॉलम में लिख दिया, दैट मीन्स गेट ए ट्रांसपोज। दोनों का एडिशन करके फिर 2 से डिवाइड कर दिया तो आई गेट दिस मैट्रिक्स, एंड विच इज ऑप्शन डी गिवन इन योर क्वेश्चन। ठीक है, अगेन सिमिलर क्वेश्चन जो हमने आगे देखा था, आई प्लस ए इंटू आई माइनस ए होल इनवर्स। तो पहले मैंने आई प्लस ए ऑलरेडी फाइंड कर लिया बाय जस्ट एडिंग आई विथ ए, ओके, दैट इज इक्वेशन 1 आई हैव गिवन। देन आई माइनस ए अलग से फाइंड किया, आई दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एंड ए की वैल्यू रख के सब्ट्रैक्शन करके मुझे आई माइनस ए मिल गया। ठीक है, अब उसका इनवर्स, तो मतलब ये मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है। आई माइनस ए का इनवर्स मतलब इसका इनवर्स, तो इसका इनवर्स क्या होगा, 1 अपन डिटर्मिनेंट ऑफ दिस वन, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। प्लस क्यों ले लिया, क्योंकि वैसे तो होता माइनस है, बट इसका मल्टीप्लिकेशन भी माइनस आएगा, सो माइनस माइनस प्लस, सो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू एडजॉइंट ए। तो ये एडजॉइंट ए में क्या होता है, ये इसको इंटरचेंज कर लो और इसकी साइन चेंज कर लो, बाय डूइंग दिस वी गेट दिस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर, तो 1/sec स्क्वायर थीटा, और 1/sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। सो आई हैव जस्ट पुट वैल्यू दैट 1/1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा एंड दिस वन। एंड सिमिलरली जो वहाँ पे स्टेप देखे थे वही स्टेप यहाँ पे है, आई प्लस ए आई माइनस ए होल इनवर्स, आई प्लस ए की वैल्यू रख दी और इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दी, cos स्क्वायर थीटा बाहर रख दिया, ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, फिर cos स्क्वायर थीटा को अंदर मल्टीप्लाई किया, देन आई गेट दिस वन। बस वहाँ पे थीटा थीटा था, यहाँ पे थीटा/2 है बस। तो आंसर ये cos स्क्वायर थीटा/2 sin स्क्वायर थीटा/2 का क्या हो जाएगा, माइनस करके cos थीटा, वो भी फॉर्मूला है 2 sin थीटा/2, cos थीटा/2 का फॉर्मूला क्या है, sin थीटा। बस बाय पुटिंग दैट फॉर्मूला आई गेट आंसर। बस अगर ट्रिगोनोमेट्री में थोड़ा बहुत दिक्कत होता अगर, तो ये क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पाते। सो दैट इज वाई वी ऑलवेज फोकस ऑन ट्रिगोनोमेट्री, क्योंकि वो थोड़े बहुत आगे मैंने बताया था 11th में भी इसके यूज करके डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, है ना। ट्रिगोनोमेट्री के यूज बहुत सारे चैप्टर में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डायरेक्ट होता है। सो दैट इज वाई यू हैव टू शार्पन योर ट्रिगोनोमेट्री, है ना। आपकी ट्रिगोनोमेट्री हमेशा शार्प होनी चाहिए, जितनी हो सके उतनी। ओके, आगे बढ़ते हैं। बी ट्रांसपोज की वैल्यू फाइंड करनी है। बी ऑलरेडी गिवन है, जैसे यहाँ पे, तो उसकी वैल्यू रख दी मैंने बी की। ठीक है, फिर बी ट्रांसपोज, तो अगेन ये जो बी है उसका मैंने ट्रांसपोज ले लिया। ठीक है, ओके, चलो ये हो गया। अब मैंने ट्रांसपोज को अंदर दिया, तो पीछे से देना है ना मुझे, रिवर्स में देना है, तो ए ट्रांसपोज एंड देन ए इनवर्स ट्रांसपोज। ओके, ए ट्रांसपोज तो ए बन जाता है ना खुद, बाकी सब कुछ मैंने एज इट इज लिखा, सिर्फ यहाँ पे ही चेंज किया है और यहाँ पे कुछ चेंज किया है। बस इसको मैं अंदर बाहर कर सकता हूँ, मतलब ट्रांसपोज को अंदर लेके इनवर्स को बाहर कर सकता हूँ, दैट आई कैन डू, यस, बाय प्रॉपर्टी। नाउ ए ट्रांसपोज ए को मैंने मिक्स कर दिया, है ना, तो उसका आंसर उसने दिया है ए ट्रांसपोज ए को हम ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं, तो मैंने उसको लिख दिया ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज। ओके, सो बाय डूइंग दैट आई हैव सिंप्लीफाई लाइक दिस, एंड देन अब मैंने ये दोनों को साथ में रखा और ये दोनों को साथ में रखा। देखो, ए इनवर्स ए को साथ में ले लिया और ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इनवर्स को साथ में ले लिया, तो ये तो सिंपल हो गया, ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आई। और कोई भी मैट्रिक्स और उसके मैट्रिक्स का इनवर्स मतलब ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इनवर्स, दैट इज इक्वल टू आई, सो आई स्क्वायर एंड देन आई, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट 32, मैट्रिक्स इज गिवन इज सिंगुलर। मैंने डेफिनेशन में आगे बताया था कहीं पे भी कि कभी भी कोई मैट्रिक्स सिंगुलर हो तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, इफ एनी मैट्रिक्स इज सिंगुलर देन डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज जीरो, है ना। वैसे तो ये चैप्टर 4 में पढ़ने वाले हैं, बट मैंने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी जब ये मैट्रिक्स के अंदर पढ़ाई थी और आगे बढ़ने वाले थे तब मैंने दिखा दिया था कि भाई अगर सिंगुलर है कोई मैट्रिक्स तो उसकी वैल्यू जीरो ले लेंगे, डिटर्मिनेंट की वैल्यू, है ना। सो डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू जीरो, बस इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। वैसे तो ये थोड़ी एक्सपांशन थोड़ा लंबा हो रहा है, अगर डिटर्मिनेंट चैप्टर हमको परफेक्टली आता है तो इसके लिए थोड़ी बहुत शॉर्टकट है, दैट वी कैन अप्लाई, बट दैट वी विल स्टडी आफ्टर चैप्टर 4, है ना। चैप्टर 4 पढ़ने के बाद इसको सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है, ज़्यादा इजी
तरीके से कैसे डिटरमिनेंट को सॉल्व किया जाता है वो हम वहाँ पे देखेंगे। बट अभी तो हमको एक्सपांशन तो पता होना ही चाहिए कि हाँ पहली रो को 3 रख के पहली रो एंड कॉलम को निकाल के जो भी बचे उसके क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देन इसको नेगेटिव दे के अगेन उसी रो को कॉलम को निकाल के बाकी जो बचे उसके क्रॉस मल्टीप्लाई का आंसर, एंड देन लास्ट में सिमिलरली वैसे करने से और सिंप्लीफाई करने से आई गेट फाइनली, इसमें सिंप्लीफिकेशन देख लेना मेरे ख्याल से ईजी है, आई गेट आंसर x इक्वल टू 0, ये वाला मिला है मुझे, x² इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। सो फाइनली x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू -4, बट 0 डज नॉट बिलोंग्स टू -4 टू 1 है ना, क्योंकि यहाँ पे उन लोग ने दिया है कि भाई x की वैल्यू इसके बीच में आनी चाहिए, तो वैसे भी 0 इसके बीच में नहीं है, सो 0 आंसर हम नहीं ले सकते। हाँ -4 एंड -1 के बीच में है, बीच में मतलब एग्जैक्टली -4 भी इसके अंदर ले सकते हैं ना -4, क्योंकि -4 कंसिडर किया जाता है, ये क्लोज ब्रैकेट है इसीलिए। सो आई कैन कंसिडर x इक्वल टू -4 एज एन आंसर, ठीक है, विच इज ऑप्शन ए। ठीक है, ये 33 क्वेश्चन है, ये थोड़ा टफ है ना, ये थोड़ा टफ है क्वेश्चन, तो इसको ध्यान से देखना। इसमें ना मैंने बहुत सारी चीज़ों को धीरे धीरे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। सबसे पहले मैंने आंसर से स्टार्ट किया, पूछा क्या है P ट्रांसपोज Q⁵205 इंटू P, तो मैंने पहले इसका पहला स्टेप लिया कि चलो Q⁵205 को मैं अगर Q इंटू Q⁵204 लिखूँ, ठीक है, यहाँ पे ये दोनों के फॉर्म में स्प्लिट किया इसको Q को, तो मुझे क्या दिखा कि ये तो P ट्रांसपोज Q इंटू Q⁵204 इंटू P, मतलब मुझे अगर मैट्रिक्स के अंदर कहीं पे P ट्रांसपोज Q जैसी कोई चीज़ मिल जाए तो अच्छा है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से ये वाली चीज़ को उठा के उसमें मैंने दोनों साइड P ट्रांसपोज मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये P ट्रांसपोज आगे की साइड, आगे की साइड, तो P ट्रांसपोज Q यहाँ पे मिल गया, और यहाँ पे भी P ट्रांसपोज आगे मल्टीप्लाई करने पे P ट्रांसपोज P इंटू A P ट्रांसपोज, तो ये मुझे दिखा। अब ये मुझे यहाँ पे P ट्रांसपोज P की वैल्यू फाइंड करने का मौका मिल गया, तो चलो लेट्स फाइंड P ट्रांसपोज P। अगर कोई स्टूडेंट मैट्रिक्स को थोड़े ज़्यादा तरीके से जानता है तो उसको तुरंत दिख जाता है कि हाँ P ट्रांसपोज P, उसको पहले ही क्वेश्चन को देख के ही पता चल जाता है कि ये वाला जो मैट्रिक्स है ना वो तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों मैट्रिक्स, ये दोनों रो या फिर कॉलम को देखोगे तो वो हमेशा ही 1 मैग्नीट्यूड देने वाली ही वेक्टर होगी। देखो जैसे ये पहली रो ले ली तो रो 1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, देखो एज अ वेक्टर √, यहाँ पे देखो इसका वेक्टर, अगर मैंने रो 1 को कंसिडर किया विच इज़ √3/2 एंड 1/2, तो मुझे रो 1 के मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या मिलेगी, √, इसका स्क्वायर है ना, 3/4 प्लस 1/4 विच इज़ 1। तो सिमिलरली रो 2 के लिए भी मैग्नीट्यूड 1 होगा, कॉलम 1 के लिए भी मैग्नीट्यूड 1 होगा, और कॉलम 2 के लिए भी मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो उतना देख के तुरंत पता चल जाता है कि ये तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। अगर ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो P ट्रांसपोज P या फिर P ट्रांसपोज P इज ऑलवेज इक्वल टू P ट्रांसपोज इक्वल टू I ही होता है। तो ये दिख जाता है, तो वो दिखने से हमको क्या मिल जाता है कि यहाँ पे P ट्रांसपोज P की वैल्यू I आ जाती है। वैसे मैंने ये वाला तरीका यहाँ पे नहीं दिखाया है, मैंने स्पेशली P ट्रांसपोज P आपको मल्टीप्लाई करके दिखाया है कि ये P ट्रांसपोज है, इसका ट्रांसपोज एंड P, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आंसर मिला मुझे, देखो I। तो मैं तो मैंने प्रूव करके दिखाया, बट वो आप डायरेक्टली इतनी कैलकुलेशन सोच के भी कर सकते हो, और वो भी माइंड के अंदर है ना, तुरंत ये इस चीज़ को माइंड के अंदर कैलकुलेट कर लो। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो √3/4 प्लस 1/4 विच इज़ 1, इसका भी 1/4 प्लस 3/4 विच इज़ 1, कॉलम को भी 3/4 प्लस 1/4 1/4 प्लस 3/4 1। तो ये तो ऑर्थोगोनल हो गया। अगर ऑर्थोगोनल है तो P ट्रांसपोज P इक्वल टू I होता है, तो इसकी जगह I लिख लो। तो इसकी जगह I लिखने से फ्रॉम टू P ट्रांसपोज Q इक्वल टू इसकी जगह I लिखने से क्या मिला मुझे, तो I इंटू A P ट्रांसपोज, और I तो किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो तो वही आंसर आता है, इसलिए P ट्रांसपोज Q की वैल्यू आ गई A इंटू P ट्रांसपोज। यहाँ तक क्लियर हुआ भाई? मतलब मुझे यहाँ पे वापस इक्वेशन 1 में जाना है कि P ट्रांसपोज Q की वैल्यू मुझे मिल गई A इंटू P ट्रांसपोज, ठीक है। तो मैंने रख दी, P ट्रांसपोज Q की वैल्यू बनानी स्टार्ट कर ली। तो P ट्रांसपोज Q की वैल्यू यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्रिएट की, वही जो पहला स्टेप था यहाँ पे P ट्रांसपोज Q इंटू Q⁴204 इंटू P, यही स्टेप वापस मैंने यहाँ पे रिपीट करके लिख दिया पहले, ताकि आपको पता चले क्या किया मैंने। वो ये P ट्रांसपोज की वैल्यू मैंने रख दी A P ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये सबसे पहला स्टेप
जो चेंज करने वाला स्टेप है। फिर अगेन मैंने क्या किया, ये q⁴ को वापस स्प्लिट करके q इंटू q⁴ लिख दिया इंटू p। तो ऐसा करने से क्या हुआ, ये a को साइड में रख दो, फिर ये मुझे p ट्रांसपोज q वाली पैटर्न वापस मिली, है ना, तो उसको मैंने वापस a p ट्रांसपोज लिख दिया। ठीक है, वापस बाकी सब कुछ एज इट इज़ जो भी है एज इट इज़ लिख दिया। तो ये ऐसा करने से a इंटू ए हो जाता है a², और ये p ट्रांसपोज अगेन इसमें से वापस एक q अलग निकाला और q⁴ बना दिया इंटू p। तो वापस ये p ट्रांसपोज q का फॉर्म बन गया। मतलब मुझे एनी हाउ p ट्रांसपोज q के फॉर्म को बनाते जाना है और उसको इसके अंदर कन्वर्ट करते जाना है। तो क्या दिखाई देता है वो हमको देखना है आगे धीरे धीरे। तो ये p ट्रांसपोज q वापस बन गया यहाँ पे, है ना। क्यों, वापस एक बार देखना, a इंटू a², फिर ये p ट्रांसपोज एज इट इज, एंड एक q निकाल के यहाँ पे रखा, बाकी q⁴ बचे इंटू p। फिर ये p ट्रांसपोज q बन जाता है a p ट्रांसपोज, वो मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, ये p ट्रांसपोज बन जाता है a p ट्रांसपोज। तो अगेन इसको बाकी सब कुछ एज इट इज यहाँ पे किया है। अगेन a² इंटू a बन जाता है a³, फिर p ट्रांसपोज, फिर q⁴ इंटू p। अब मैंने आगे सिंप्लीफिकेशन नहीं किया, देखो वैसे अगर ऐसे ही मैं आगे बढ़ता रहा तो मुझे ऐसे इतने ये वाले ऑपरेशन, इतने सारे ऑपरेशन 202 टाइम्स अगेन करने पड़ते हैं। तो मैंने नोटिस क्या किया, तो ये जो a है और q है उसके पावर कम होते हुए इसका पावर बढ़ता जा रहा है और इसका पावर कम होता जा रहा है, और हर एक स्टेप में p ट्रांसपोज एंड p ऐसे यहाँ बीच में खड़े रहते हैं, ऐसा हर बार होता है। तो मैंने क्या किया कि जितना पावर इसका बढ़ता है उतना पावर इसका कम हो रहा है। एनी हाउ टोटल पावर बिकम 205। देखो 3 and 202 205 है, स्टार्टिंग में भी 205 है ना। यहाँ पे भी देखोगे तो ये a का पावर 1 और q का पावर टोटल मिलाओगे तो 205 हो जाएगा। कहीं पे भी बीच में भी कहीं भी स्टेप देख लो तो a का और q का पावर बनाओगे ना टोटल तो 205 ही होगा। तो मैंने क्या किया, a की पावर बढ़ाते बढ़ाते 204 कर दिया, और बीच में p ट्रांसपोज है, फिर q का पावर 1 रख लिया इंटू p, ताकि मुझे ये वाले सभी स्टेप को ना सोचते हुए इसका डायरेक्टली लास्ट स्टेप बना सकूं, है ना। a का पावर बढ़ाते बढ़ाते 204 तक हो जाएगा, वैसे ही q का पावर कम होते होते q का पावर 1 ले लिया, क्योंकि मुझे एडिशन एनी हाउ 204 एंड 1 का 205 रखना है, a का और q का पावर का एडिशन 205 रखना है। ठीक है, सो फाइनली p ट्रांसपोज q अगेन मुझे रिप्लेस करना है a p ट्रांसपोज से, है ना। p ट्रांसपोज q को अगेन रिप्लेस कर लो a p ट्रांसपोज से, एंड देन एट फाइनली p a⁴ हो जाता है एंड p ट्रांसपोज p। तो p ट्रांसपोज p का आंसर तो I है ना, वो तो पता है हमको बस। तो फाइनली ये a⁴ इंटू I, दैट इज a⁴ अब a⁴ फाइंड करने के लिए a² a³ a⁴ वही पैटर्न देखनी है। तो a इंटू a² फाइंड किया, a की वैल्यू क्वेश्चन में दी थी, देख लेना वो, बराबर। तो a² मिल गया मुझे, ये 1201। ये देख के मुझे पैटर्न दिखाई दी कि हाँ इसमें a में क्या है, तो a में 1110 है, a² में क्या है तो 1210। लेट्स इट मीन्स कि यहाँ पे चेंज हो रहा है, a इतना था 1101, तो यहाँ पे 1 की जगह 2 आ गया। फिर a³ में फाइंड किया तो यहाँ पे 3 आ गया। तो हर एक बार बाकी सब एज इट इज रहता है, 101 101 101 एज इट इज रहता है, बस पावर जितना होता है उतना ही यहाँ पे नंबर आ जाता है। इट मीन्स कि a⁴ में यहाँ पे 205 हो जाएगा। सो फाइनली हमको इसकी वैल्यू मिल गई, ये जो है p ट्रांसपोज, ये जो है उसकी वैल्यू a⁴ मिली, है ना, जो क्वेश्चन उसकी वैल्यू a⁴ मिली, और उसकी वैल्यू मुझे मिल गई ये वाली। सो फाइनली आई गॉट आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, वंस अगेन ओके। सो फाइनली p ट्रांसपोज q⁴ इंटू p की वैल्यू मुझे सबसे पहले यहाँ से क्या मिली थी, मुझे ये वाले रिलेशन से मुझे मिली थी a⁴ और a⁴ की वैल्यू मैंने फाइंड की तो मुझे ये वाली मिली। सो फाइनली आई गॉट ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। पहले cos 7/6 sin 11/6 ये दोनों की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, दैट वी नो बाय यूजिंग ट्रिगोनोमेट्री वी कैन इजीली फाइंड दिस टू वैल्यू, एंड देन उसी को मैट्रिक्स में रख के फिर a² फाइंड करना है। सो इट इज़ इजी क्वेश्चन, ये तो मेरे ख्याल से आप सब लोग को आ गया होगा, है ना। अगेन बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस टू मैट्रिक्स, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन पहले कर लो, फिर उसका जो भी आंसर आए उसको ये तीसरे वाले मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो, चलेगा। या फिर किसी को ऐसा लगे कि चलो मुझे ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन पहले करना है ना,
किसी को ऐसा लगे कि चलो ये 3 मैट्रिक्स है, चलो यहाँ पे सर ओके, तो उसमें पहले पीछे वाले 2 का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है, उसका समझ लो आंसर यहाँ पे मिला, बराबर, ये वाला आंसर, देन उसको मल्टीप्लाई करो तो भी चलेगा। यू कैन मल्टीप्लाई एनी मैट्रिक्स, है ना, पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर बना के जो आंसर आए उसको पहले वाले मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो। एनी हाउ सीक्वेंस चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अगर सीक्वेंस चेंज हुई तो फिर लोचा होता है, इसमें आंसर नहीं आते। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये 2a + 3b मैट्रिक्स दिया है, a + 2b मैट्रिक्स दिया और b फाइंड करना है। ये तो मेरे ख्याल से रिवीजन क्वेश्चन हो गया आपका, एनसीईआरटी की बुक में भी ऐसा क्वेश्चन था, 2 रिलेशन a एंड b के फॉर्म में दिए हो और किसी एक के मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करनी हो, तो मैंने बताया था प्रोसीजर के हिसाब से क्या करना है, इसको x एज्यूम कर लो, इसको y एज्यूम कर लो, ताकि इसको हर बार साथ में लिखना ना पड़े। फिर इसको ऐसे 2 इक्वेशन के फॉर्म में बना दो, एलिमिनेशन रूल से सॉल्व कर लो। हमको b फाइंड करना है, तो फिर a वाले को सिमिलर बना के, जैसे यहाँ पे a को सिमिलर बनाने के लिए मैंने दूसरे वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये 2a मिल गया। फिर ये 4b = 2y, सो ये कैंसिल हो गया एंड बचा क्या, -b = x - 2y, सो b = 2y - x, एंड बस अब तो y एंड x की वैल्यू ही फाइंड करनी है जो हमने ऑलरेडी एज्यूम कर ली थी, सॉरी y एंड x की वैल्यू ही पुट करनी है, बाय दैट वी कैन फाइंड इजीली आंसर ऑफ b। क्लियर। 37, अगेन मैट्रिक्स A इज अ डायगोनल मैट्रिक्स दैट वी नो वेरी वेल, तो पावर 12 देने पे डायगोनल भी पावर 12 हो जाता है। अब हमको ये पता है कि भाई i⁴ = 1 होता है, तो 4 का कितना भी मल्टीपल हो, 8 भी 1 होगा, 12 भी क्या होगा, फिर 1 ही होगा, है ना। i का कितना भी पावर हो, 4 का मल्टीपल होगा तो क्या होता है, 1, दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। a + A ट्रांसपोज, तो ये A मैट्रिक्स है, फिर A ट्रांसपोज लिख के यहाँ पे रख दो, एडिशन करके फिर उसको इक्वलाइज कर लो ये मैट्रिक्स के साथ, दोनों का एडिशन आ जाता है इस तरह का, सामने कंपेयर करने पे हमको 2 cos α की वैल्यू मिल जाती है 1, देन cos α = 1/2, सो α = π/3, सिर्फ π/3 लेनी है क्योंकि हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आंसर चाहिए, है ना। ओके, फिर अगेन a⁸ इसमें से फाइंड करना है, बट हाँ ये देख के ऐसा मत सोच लेना कि चलो a⁸ में भी यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 का पावर 8 बना दो, जैसे ये तो डायगोनल में है, बट डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है ये, क्योंकि ये सेकेंडरी डायगोनल में एलिमेंट है, तो अगर सेकेंडरी डायगोनल में एलिमेंट हो तो उसको डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बोल सकते हम। तो ऐसे यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, तो मुझे a⁸ की वैल्यू कैसे फाइंड करनी पड़ेगी, तो मैं क्या सोचूंगा, चलो a² फाइंड करो, फिर ये आगे बढ़ते जाओ, a⁸ के लिए कुछ ना कुछ पैटर्न दिखाई देगी। तो a² फाइंड किया तो मुझे तुरंत दिखाई दिया ये तो i बन गया भाई, तो इट मीन्स कि a⁸ क्या होता है, a² का 4 पावर, a² कितना पावर, 4 पावर, तो अगर a² का 4 पावर है तो a² की जगह में i रख दिया तो i⁴, एंड i का तो कितना भी पावर बड़ा हो गया आंसर i ही मिलेगा, तो फाइनली आंसर मुझे i मिला 1001, विच इज ऑप्शन सी। ठीक है, अगेन 14 नंबर, आगे जो 38 देखा था उसी के जैसा, पहले a लिखो, फिर a ट्रांसपोज बना के लिखो इसका, उसको √3i मतलब i के अंदर √3 मल्टीप्लाई करके लिखो, फिर एडिशन करके कंपेयर कर दो, यू विल गेट cos θ = √3/2, और cos θ की वैल्यू √3/2 है तो थीटा क्या लेना है, तो थीटा यहाँ पे देखना है कितना एरिया में, कितने एरिया में थीटा दिया है, तो ये -π/2 to π/2, मतलब 4th क्वाड्रेंट एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट, -π/2 to π/2 मतलब ये दोनों क्वाड्रेंट है ना, 4th एंड फर्स्ट, तो दोनों क्वाड्रेंट में cos θ क्या है, पॉजिटिव है, तो cos θ √3/2 तो दोनों में पॉसिबल होगा, है ना, तो cos θ √3/2 इसमें पॉसिबल होगा और इसमें भी पॉसिबल होगा, है ना। तो यहाँ पे cos θ की वैल्यू √3/2 किसके लिए आएगी, √3/2 की वैल्यू किस लिए आती है, π/6 के लिए, तो यहाँ पे भी वही होगा, बस वो एंगल हो जाता है -π/6, है ना। सो आंसर यहाँ पे 2 बन जाते हैं, -π/6 एंड +π/6। √3/2 पॉजिटिव cos θ की वैल्यू दोनों क्वाड्रेंट में पॉसिबल है, फर्स्ट एंड फोर्थ दोनों में, इसीलिए मुझे एंगल भी दोनों क्वाड्रेंट के लेने पड़ेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का तो एंगल तुरंत पता चल जाता है कि भाई cos θ √3/2, तो थीटा कितना होता है, π/6, क्योंकि cos π/6 √3/2 होता है इसलिए। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, वही एंगल ऊपर जितना होता है उतना ही नीचे होता है, तो आंसर इज -π/6, उसी के बेस से हमने ये आंसर बना दिया। तो यहाँ पे ऑप्शन ए एंड सी दोनों मैच कर गए, तो ये मल्टी ऑप्शन क्वेश्चन है, दो आंसर आने वाले क्वेश्चन। फिर ये 41 देख लो, मेरे ख्याल से 41 क्वेश्चन को आप लोग ने अगर अटेंड किया हो तो आपने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन किया होगा,
तो सही है, इस वैसे भी कर सकते हैं हम, अगर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा दूँ पहली वाली मेथड जो मैंने बुक में से आपको दिखा देता हूँ। चलो एक मिनट। ओके, तो ये वाली है, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ से उठाया है। तो ये जो क्वेश्चन है उसका जो कॉमन मेरे ख्याल से जो आप लोग ने सोचा होगा वो ये सोचा होगा कि चलो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करो इस मैट्रिक्स को लेके, ए इक्वल टू आई लेके, ए इक्वल टू आई ए लेके, फिर मैंने जो बताई थी उस प्रोसीजर के हिसाब से नीचे पहले जीरो बनाओ, क्योंकि यहाँ पे दोनों में नीचे जीरो बनाना है। तो नीचे जीरो बनाने के लिए ये हमको पता था कि यहाँ पे रो 1 को -7 से मल्टीप्लाई करके रो 2 में डालना है ना। तो वही ऑपरेशन करते थे, रो 2 में चेंज करना है तो रो 2 टेंड्स टू रो 2 -7 रो 1, और रो 3 में रो 3 टेंड्स टू रो 3 -5 रो 1, है ना। यहाँ पे जो एलिमेंट है उसका ऑपोजिट यहाँ पे मल्टीप्लाई करके रो 1 के साथ मल्टीप्लाई करके रो 3 में डालना है। तो वो चीज़ करके हमने यहाँ पे 0 0 मिल गए। ओके, अब मुझे यहाँ पे 1 चाहिए, उन लोग ने यहाँ पे 1 मांगा है, तो मुझे रो 2 को -26 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो मैंने यहाँ पे -26 से डिवाइड करने पे आप देख सकते हो ये वाला ऑपरेशन, तो ये 1 बन गया। फिर मुझे जो चीज़ दिखाई दी वो यहाँ पे सिमिलर है, हाँ है, ओके सब कुछ सिमिलर है। तो यहाँ पे बस कंपेयर कर लेना है, इस तरफ भी जो भी चीज़ें हमने की, यहाँ पे जो भी ऑपरेशन किए वो मुझे पता है, आपको पता है कि सभी जगह करने पड़ेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह पे। तो सभी ऑपरेशन दोनों जगह पे किया है, तो यहाँ पे भी कुछ चेंज आया, तो ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर चेंज दिखेगा, ऑलमोस्ट सिमिलर मैट्रिक्स दिखेगा। बस अल्फा एंड बीटा की जगह आपको ये दोनों वैल्यू रिप्लेस कर देनी है। तो ये हो गई फर्स्ट मेथड, ठीक है, ये हो गई फर्स्ट मेथड। दूसरी मेथड क्या है? दूसरी मेथड यहाँ पे मैंने बनाई है, ठीक है। कैसे कर सकते हैं? तो क्वेश्चन में देखो, ये मैट्रिक्स इक्वल टू दिस मैट्रिक्स इनटू ए, तो मुझे ए की जगह मुझे ये मैट्रिक्स लिख लेना है। पहले ध्यान रखना, ये एमसीक्यू में अगर होता है तो हम ऐसे कर सकते हैं, सिर्फ रिप्लेस ए विद द मैट्रिक्स गिवन इन क्वेश्चन, है ना। तो मैंने कर दिया। अब मुझे फाइंड क्या करना है? मेरा टारगेट है अल्फा एंड बीटा फाइंड करने वाला। तो मैंने क्या किया, ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किया एंड उसको इसके साथ कंपेयर कर लिया। बट मल्टीप्लिकेशन में भी पूरा का पूरा मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, मुझे सिर्फ अल्फा बीटा फाइंड करना है ना। तो अल्फा बीटा किससे मिलता है वो देखना है। जैसे अगर मैं पहली रो पहली कॉलम को मल्टीप्लाई करूँ, मुझे ये वाला एलिमेंट मिलेगा, वो कांस्टेंट है, उसमें से अल्फा बीटा तो नहीं मिलेगा। पहली रो दूसरी कॉलम से ये वाला एलिमेंट मिलेगा, उसमें भी कोई अल्फा बीटा नहीं है। पहली रो तीसरी कॉलम से ये वाला एलिमेंट मिलेगा, वो भी, उसमें भी अल्फा बीटा नहीं होगा। हाँ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसको मल्टीप्लाई करने पे अल्फा एंड बीटा मिलता है, उसके फॉर्म में कुछ रिलेशन मिलेगा। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम से भी मिलेगा एंड सेकंड रो थर्ड कॉलम से भी मिलेगा। अगेन लास्ट रो फर्स्ट कॉलम से नहीं मिलता, इसलिए मैंने डैश कर दिया। लास्ट रो सेकंड कॉलम एंड लास्ट रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट मैंने डैश कर दिए, ताकि आपको पता चले कि कहाँ कितना हमको लिखना है और किससे हमको फटाफट से आंसर लाना है। इसमें भी अगर ये वाला नहीं किया होता तो भी चल जाता, क्योंकि हमको सिर्फ अल्फा एंड बीटा के 2 रिलेशन चाहिए, है ना। तो मैंने पहले वाले 2 रिलेशन कंपेयर करके, पहले वाले को 0 कंपेयर किया और दूसरे वाले को 1 के साथ कंपेयर किया, देन आई गॉट दिस 2 रिलेशन। अब ये 2 रिलेशन को अल्फा बीटा के फॉर्म में है, बाय एलिमिनेशन रूल सॉल्व कर लो। इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करने से 5 बीटा मिल जाता है। बस एलिमिनेशन से आप अल्फा फाइंड करो, देन बीटा फाइंड करो, आपको दिखाई देगा ऑप्शन बी हमारा आंसर बन जाता है। सिमिलरली 42 क्वेश्चन में भी आपको अगर चाहिए तो मैं पहली वाली मेथड दिखा देता हूँ। तो अगर किसी ने पहली वाली मेथड जो आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन वाली मेथड से किया हो तो उसमें से देख लेना ये वाला। आपके आंसर में जो मिस्टेक, अगर आपका आंसर नहीं आया तो जो मिस्टेक है वो देख लेना। और हाँ, इसमें यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। यहाँ पे उन लोग ने थोड़ी मिस्टेक की है, यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। वो उन लोग की कैलकुलेशन में लास्ट में मिस्टेक है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ लास्ट में मिस्टेक है। यहाँ पे भी 0 ही आएगा, क्योंकि ये सेकंड रो को -5 से मल्टीप्लाई करने पे, सेकंड रो को -5 से मल्टीप्लाई करके रो 1 में डालने पे ये 8 5 -40 और उसको -40 इसमें डालने से 0 हो जाता है। सो यहाँ पे 0 आ जाएगा। सो इसीलिए ये x = 0 आता है। अगर आपका 0 आंसर यहाँ पे आया है तो आपका आंसर करेक्ट है ना। इन लोग ने क्वेश्चन में मिस्टेक की है, ठीक है। हम लोग हमारी मेथड देखते हैं, सेकंड वाली। हमारी मेथड में क्या है, बस a को रिप्लेस कर लो पहले। चलो a को रिप्लेस कर लिया, बाकी सब कुछ एज इट इज़। फिर मैंने क्या बताया, जो चाहिए वो क्या चेंज करना है, मुझे सिर्फ यहाँ पे x एंड y फाइंड करना है। तो ये x पहले दिखाई दिया, तो ये x यहाँ पे x क्रिएट करना है, मतलब ये वाला टर्म क्रिएट करना पड़ेगा मुझे, इसका मल्टीप्लिकेशन। ये वाला टर्म कैसे बन सकता है, तो ये फर्स्ट रो एंड लास्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करने के, फर्स्ट रो एंड लास्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करने पे।
तो फर्स्ट रो लास्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करने पे ये वाली चीज़ मिलती है, उसको मैं x के साथ कंपेयर कर लूँगा। एंड y वाला एक रिलेशन चाहिए, तो मैंने क्या किया, पहली रो एंड पहली कॉलम को मल्टीप्लाई करने पे क्या बनेगा, -9/26 इंटू 1 प्लस y इंटू 7, तो ये मिल गया। फिर फर्स्ट रो एंड सेकंड एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने पे भी मुझे y दिखाई देगा, लेकिन ज़रूरत नहीं है क्योंकि y के फॉर्म में एक रिलेशन आ गया और सिर्फ y के फॉर्म में है तो वो आंसर तुरंत दे देगा, बाकी सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको 1 के साथ कंपेयर कर लो, आई गेट y, और उसी y को ये लास्ट वाले x इक्वल टू इसके साथ कंपेयर कर लोगे और y की वैल्यू इसके अंदर रख दोगे तो आपको x की वैल्यू दिखाई देगी, दैट इज x इक्वल टू 0। मैंने बताया था ना, अगर पहली वाली मेथड फॉलो करोगे तो उसमें भी x का आंसर 0 ही आएगा और दूसरी वाली मेथड में भी वही आएगा आंसर। सो फाइनली आई गॉट दिस आंसर एंड दिस इज व्हाट आवर फाइनल आंसर। ठीक है, सो ये हो गए हमारे टोटल 42 क्वेश्चन। मेरे ख्याल से सभी क्वेश्चन में इतना तो ज़्यादा ट्विस्ट नहीं था, बट जितना हो सके उतने छोटे छोटे ट्विस्ट को मिला के, थोड़े बहुत कंसेप्ट को मिला के हमने ये सभी अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे दिखाया है। सो हो सके इस सभी क्वेश्चन को बराबर से एक बार वापस देखो अगर समझ में नहीं आया तो, एंड बराबर से फेयरबुक में भी लिखो ताकि इन फ्यूचर भी आपको उसी क्वेश्चन को रिवीजन करने में दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि आप लोग ने खुद से अगर लिखा है तो जैसे ये 45 मिनट में ये सिर्फ 22 जितने क्वेश्चन हुए, मतलब ये वीडियो नंबर 18 एंड 19 टोटल मिला के आपको 90 मिनट का वीडियो देखना पड़ेगा टोटल। और अगर ये सभी को आपने अपनी बुक में, फेयरबुक में लिख लिया है और परफेक्टली लिख लिया है तो उसको रिवीजन करने में मेरे ख्याल से, अगर बार बार रिवीजन किया है तो रिवीजन करने में मेरे ख्याल से 15-20 मिनट या फिर आधा घंटा से ज़्यादा नहीं लगेगा, है ना। ठीक है, सो ये 42 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो मैंने डाले हैं जो अपने JEE में भी काम आ सकते हैं। तो इसको बराबर से प्रिपेयर करो एंड बस आगे बढ़ते हो, प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलो, थैंक यू।